नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन हम सब की भी तो जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी ये कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें और उसमें भी सबसे अहम ये मास्क लगाकर जरूर रखें। न्यूज 18 ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि ये मास्क इस समय कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की क्लब हाउस चैट का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के सत्ता में आने पर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले पर फिर से विचार करने की बात कही है। दिग्विजय सिंह के इस ऑडियो में ट्विटर पर एक यूजर ने पोस्ट किया, जिसे कि रिट्वीट करते हुए दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से लड़ाई जारी रखने की बात कही है। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So, therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood, and the Congress Party would certainly have to have a relook on this issue. इस ऑडियो को ट्विटर पर एक यूजर ने पोस्ट किया है, जिसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने लिखा, लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक और वो सभी लोग जो बीजेपी मोदी शाह के शासन का विरोध कर रहे हैं, वो इस विनाशकारी शासन को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। आर्टिकल 370 पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मोदी और कश्मीर नीति पर पाक पत्रकार के सवाल पर दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो वो आर्टिकल 370 पर दोबारा विचार कर सकते हैं, इसे बहाल कर सकते हैं। वो हिंदू कट्टरपंथियों के बारे में भी बात करते हैं। कांग्रेस राष्ट्र विरोधियों का क्लब हाउस है। नीरज कुमार और संदीप बोल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, दिग्विजय सिंह ने ये क्या कहा? प्रशांत, दिग्विजय सिंह से मिलता जुलता बयान आपको याद होगा कि पिछले साल इससे मिलता जुलता नहीं, एक कदम आगे थे पी चिदम्बरम, जब उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस आती है तो वो 370 को पुनः बहाल करेगी और जो फैसला किया गया था धारा 370 को हटाने का, उस फैसले को खत्म किया जाएगा। तो पी चिदम्बरम तो एक कदम आगे थे और तब आपको याद होगा कि अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये मांग की थी कांग्रेस पार्टी से कि इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद दिग्विजय सिंह की तरफ से 370 पर बयान बीजेपी को एक मौका दे दिया है और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जिसमें इस मुद्दे पर बयान दिया जाएगा, पलटवार किया जाएगा और पूछा जाएगा कांग्रेस पार्टी से कि 370 पर कांग्रेस का रुख क्या। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अब तक 370 पे रुख ये रहा है कि सरकार के फैसले को कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पे गलत बताती रही है, लेकिन अब तक किसी भी कांग्रेस के डॉक्यूमेंट्स में या कांग्रेस का जो मंच होता है, आधिकारिक मंच, वहां से नेता अलग अलग बयान देते हैं, लेकिन आधिकारिक मंच से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि क्या कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो धारा 370 को हटाने का जो फैसला है उसको फिर से बहाल करेगी। इस बारे में कांग्रेस पार्टी ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी से पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की क्या राय है। देखना होगा कि कांग्रेस कोई नई राह पकड़ती है। संदीप बोल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने भी हुए हैं, इसीलिए संदीप, कांग्रेस में अब क्या हलचल?
देखिए, अभी कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, 1 महीने पहले जो है ये ऑडियो था और उसके बाद अब जिस तरीके से ये सामने आता है, जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि उनका क्या बयान हो। हालांकि हमेशा इस तरीके के जब भी विवाद के समय आता है या विवादास्पद बयान आता है तो कांग्रेस हमेशा जो है अपने आप को पीछे करती है और ये कहती है कि वो जो है उसका इंडिविजुअल बयान है, उस पर जो है पार्टी कोई बात नहीं कहेगी। तो जाहिर सी बात है इसी तरीके का बयान अगर आया तो इसी तरीके का आ सकता है, लेकिन ये मौका जो है इसको जो है बीजेपी पूरी तरीके से अब हमलावर है। इस मसले को लेकर लगातार जो है ट्वीट किए जा रहे हैं और साथ ही दिग्विजय सिंह, ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके का कोई विवादास्पद बयान दिया हो दिग्विजय सिंह ने, वो इसी तरीके के बयान देने के लिए जाने भी जाते हैं। तो ऐसे में अब ये भी देखना होगा कि पार्टी की तरफ से किस तरीके से या दिग्विजय सिंह का बचाव किया जाता है या फिर ये देखना होगा कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बुलाई गई है उसमें बीजेपी की तरफ से क्या मांग की जाती है कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस से। लेकिन दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट किया है और कहा है, अनपढ़ लोगों की जमात को शैल और कंसीडर में फर्क शायद समझ में नहीं आता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी दिग्विजय सिंह के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा, कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाया। कांग्रेस कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की मदद करेगी। नीरज, अब बड़ा सवाल कि आखिर कांग्रेस इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रही है। कांग्रेस पार्टी का बयान आना बाकी है। अब से थोड़ी देर बाद यानी 1:30 बजे कांग्रेस पार्टी की भी प्रेस ब्रीफ बुलाई गई है दूसरे मसले पर। इस सवाल को भी रखा जाएगा दोबारा से। कांग्रेस पार्टी अब तक असंवैधानिक बताती रही है सरकार के फैसले को जो एनडीए सरकार की तरफ से लिया गया था जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाने को लेकर। कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कहते हैं, जरूर ये कहेगी कि केंद्र सरकार का फैसला असंवैधानिक था। हो सकता है ये भी कहे कि जो नेता इस पे अपनी राय रखते, चाहे दिग्विजय सिंह हो और इससे पहले आपको याद होगा कि पी चिदम्बरम ने अपनी बात रखी थी धारा 370 को रीस्टोर करने की। इस पर शायद कांग्रेस पार्टी कहे कि ये नेताओं की अपनी अपनी अलग राय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। लेकिन बीजेपी को पलटवार करने का मौका प्रशांत मिल गया है, क्योंकि धारा 370 की जब भी बात होती है और इस तरह के बयान आते हैं तो सवाल पूछा जाता है कांग्रेस पार्टी से कि क्या अगर वो सरकार में आते हैं, अगर एनडीए के बाद, बीजेपी के बाद, तो क्या वो इसको रिस्टोर करेंगे। ये फैसला बहुत मुश्किल होगा रिस्टोर करने का। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो दोबारा ट्वीट किया है, जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले आपने किया कि करना और विचार करना में फर्क होता है, तो उन्होंने विचार करने की बात की है कि एक बार देखेगी। लेकिन चिदम्बरम ने तो ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी रिस्टोर करेगी। संदीप, लेकिन बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बीजेपी जाहिर सी बात है कि कांग्रेस आलाकमान से सफाई मांगेगी कि आखिर जो स्टैंड जो है इस वक्त दिग्विजय सिंह ले रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो धारा 370 को जो है दोबारा से बहाल करने के बारे में सोचेगी। तो अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी ये जरूर मांग करेगी कि सोनिया गांधी आकर सफाई दे कि आखिर उनका स्टैंड क्या है, जो उनके नेता बात कर रहे हैं उनका स्टैंड क्या है। और जाहिर सी बात है कि यही एक समय है जब एक बार फिर से जो है कश्मीर वाले मसले को लेकर जो है दिग्विजय सिंह बोलते नजर आए हैं। तो अब पूरी तरीके से उनके इस बयान से हो सकता है कांग्रेस बैकफुट में आए, और बैकफुट में जब भी कांग्रेस आती है तो जिस तरीके का बयान जारी किया जाता है वो आम सा बयान होता है, जिसमें ये जरूर कहा जाता है कि ये एक व्यक्तिगत राय हो सकती है। इंडिविजुअल शख्स जो है इस तरीके की बात अगर किसी के सवाल के जवाब में दे रहे हैं तो उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब बीजेपी जो है वो किस तरह रुख इख्तियार करे, क्योंकि ट्वीट के जरिए तो नाराजगी दिखाई जा चुकी और ये है। और इसी तरह का एक ट्वीट भी सामने आया है संदीप। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, क्लब हाउस की एक चैट में राहुल गांधी के सबसे करीबियों में शामिल दिग्विजय सिंह ने एक पाकिस्तानी पत्रकार से कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो आर्टिकल 370 के फैसले पर दोबारा विचार करेगी। क्या वास्तव में यही तो पाकिस्तान चाहता है? संदीप मालवीय का यह ट्वीट। नीरज, दिग्विजय के इस बयान के संकेत क्या हैं? देखिए, एक ऐसे मंच पे थे जहां ऐसी विचारधारा के लोग थे और एक पत्रकार का सवाल होता है उनसे और उस पर वो
जवाब दिया था। धारा 370 को लेकर एक बड़ा वर्ग ये भी चाहता है वो कश्मीर से जुड़ा हो या उस विचारधारा से जुड़ा हो जो धारा 370 के समर्थन में है, तो वहां उन्होंने ये अपनी बात रखी और धारा 370 की समीक्षा को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर सरकार आती है तो समीक्षा करेगी, रीलुक करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि रिस्टोर करेंगे, लेकिन इस तरह के बयान भी भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देता है कि वो सवाल पूछे कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस का क्या रुख रहेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि गुपकार अलायंस जब बना था, हालांकि उससे कांग्रेस पार्टी ने किनारा भी किया था। गुपकार अलायंस की ये सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कि धारा 370 को रिस्टोर किया जाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी नेताओं की जो राय है धारा 370 पे वो अलग अलग है। लेकिन आज जब 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक तौर पे, उसमें जरूर पूछा जाएगा कि आखिर कांग्रेस का स्टैंड क्या है धारा 370 को बहाल करने को लेकर। क्या वो सत्ता में आती है तो बहाल करेगी, ये सवाल पूछा जाएगा और जवाब क्या आता है ये हमें इंतजार करना होगा। क्योंकि धारा 370 हटाने को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दे चुकी है। अमित मालवीय का ये ट्वीट इसी तरह का पलटवार भी है कांग्रेस पर। संदीप, लेकिन अब कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया है इस पर? संदीप, कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की आ पा रही है इस पर? देखिए, अभी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, लेकिन 1 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जाहिर सी बात है इस पर सवाल जरूर होगा। लेकिन प्रशांत, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान जब से जो है धारा 370 हटाया गया तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसको लेकर गया है और एक तरीके से जो है इस पूरे मसले को उठाता रहा है। और ऐसे में अगर कांग्रेस के बड़े नेता इस तरीके की बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को भी इस बात को लेकर थोड़ा बल मिलेगा कि उनके नेता ही जो है ये कह रहे हैं कि रिस्टोर जो है कराने की कोशिश की जाएगी या वो सोचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक तरीके से पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसी तरीके के बयानों का इंतजार जो है पाकिस्तान करता है और अलग अलग फोरम में जाके इन सब चीजों को लेकर जो है कश्मीर का मुद्दा उठाता है। तो अगर इस तरीके की स्थितियां बनी है, दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके की बात कही है, अब ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि वो हमेशा इसी तरीके के बयान का इंतजार करता है जो कि कहीं ना कहीं उसको जो है सपोर्ट करता हो या उसके जो विचार है या उनकी जो मांगे हैं या उनकी जो डिमांड है उनको सपोर्ट करता हो। तो ऐसा पीछे भी पहले भी कई बार हो चुका है। तो अब इस तरीके के बयान देने से बचने की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि जिस तरीके का चैट हाउस था उसमें जो है एक सवाल का जवाब दिया गया, जवाब सिर्फ एक वो पार्ट नहीं था, जवाब बहुत लंबा था, लेकिन जो क्रक्स था उस बयान का तो उसमें यही था कि वो सोचेंगे अगर उनकी सरकार आती तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को इस तरीके का रिप्लाई करना, अब वहां मीडिया में भी जो है इस तरीके से एक बार हो सकता है कि इस मसले को फिर से उठाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान। तो ये तो दिग्विजय सिंह का ट्वीट था, रिट्वीट करते हुए अपनी बात उन्होंने रखी। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देगी। आपसे संदीप बोल अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया। एक और बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार से, जहां एक दिन पहले ही लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर आरजेडी नेता तेज प्रताप और नीतीश सरकार में सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई और इसके बाद बयानों का दौर भी शुरू हो गया। तेज प्रताप यादव न सिर्फ जीतन राम मांझी से मिले बल्कि लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी के बीच फोन पर बातचीत भी करवाई। बताया गया कि लालू और मांझी के बीच करीब 12 मिनट तक फोन पर यह बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी के साथ आने का न्योता भी दे दिया। हालांकि मांझी इस सवाल से बड़ी सफाई से बच निकले। मांझी जी का मन डोल रहा है तो यहाँ दरवाजा खुला, आ जाए मांझी जी। जिसका जिसका मन डोले वो यहाँ आए, जिसका जिसका मन डोले। नीतीश जी का तो हम नहीं लिया इंतजाम से। एनडीए में ही रहिएगा? अरे एनडीए में न रहने का कौन सवाल है भाई। एनडीए और महागठबंधन सब यहाँ की बात है भाई, तो उसमें कहाँ जहाँ हैं वहाँ हैं। भाई भाई भी अलग होते हैं, माता और बेटा भी अलग अलग होते हैं। तो वैसी परिस्थिति में तेज प्रताप अगर हमारे पास आए हैं इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई राजनीतिक मंशा है। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी पटना से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, नीरज दिल्ली में मौजूद हैं। चंद्रमोहन, लेकिन तेज प्रताप और मांझी की इस मुलाकात के मायने क्या? बिल्कुल
देखिए, तेज प्रताप यादव और जीतन राम मांझी की मुलाकात के बाद सियासत गलियारे में जो है वो कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जीतन राम मांझी पिछले एक महीने से अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और अभी आज से एक सप्ताह पहले जब बांका के मदरसे में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से सीधे तौर पर बीजेपी के नेताओं से वो भिड़ गए थे और ऐसे में उन्होंने माफ़ी मांगने की भी बात की थी कि बीजेपी के लोगों को अपने बयानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और अब वो सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव से मिल रहे हैं और मीटिंग के दौरान उन्होंने 12 मिनट तक तकरीबन लालू यादव से फ़ोन पर बात की, जिसमें लालू यादव ने उनको यह ऑफ़र दिया कि वो चाहें तो बिहार का मुखिया भी बन सकते हैं, वो उनके साथ हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह के बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है। हालांकि जो मेरे सूत्र बता रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा गया लालू यादव की ओर से कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि आप जहां पर अभी मौजूद हैं वहां पर शायद आपकी बात न बने। और पिछले एक सप्ताह से जिस तरह से जीतन राम मांझी लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस मिलन के बाद सवाल तो उठेंगे ही और सियासी गलियारे में इस बात को लेकर हलचल भी है कि आखिर तेज प्रताप यादव और जीतन राम मांझी से मुलाकात क्यों हुई और लालू यादव से जो 12 मिनट तक बातें हुई उसमें किस तरह की बातें हुई। तो जाहिर सी बात है बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है कि तेज प्रताप यादव और जीतन राम मांझी के मुलाकात के क्या क्या मायने हो सकते हैं। चंद्रमोहन, तेज प्रताप से तो मुलाकात हुई, लेकिन तेज प्रताप ने लालू प्रसाद यादव से फोन पर बातचीत भी करवा दी मांझी की फोन पर लालू से जो बातचीत हुई है, सबकी नजर इस पर कि क्या पता चल पाया उसके बारे में। बिल्कुल, देखिए, तेज प्रताप यादव जब पहुंचे थे जीतन राम मांझी से तो तकरीबन मिलने के लिए आधे घंटे तक बात हुई और मुलाकात हुई और इस दौरान 12 मिनट तक तेज प्रताप यादव ने अपनी फ़ोन से लालू यादव से जीतन राम मांझी की बात कराई। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह लालू यादव की ओर से कहा गया कि अगर जीतन राम मांझी चाहें तो बिहार की अगुवाई कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब ये महागठबंधन से अलग हो रहे थे तभी लालू यादव ने यह कहा था कि आप जहां जा रहे हैं वहां शायद आपकी गुंजाइश नहीं लग पाए, आप वहां पर बेइज्जत हो रहे हैं और ऐसे में अगर आप चाहें तो इधर आ सकते हैं और आप आइए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लालू यादव और जीतन राम मांझी के मुलाकात बात और साथ ही जो तेज प्रताप यादव ने बात कराई लालू यादव से, इसको लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल जरूर तेज हुए कि आखिर इस मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी क्या नीतीश कुमार पर कोई दबाव बनाना चाहते हैं या फिर कोई अलग रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव और जीतन राम मांझी की मुलाकात और मांझी की फोन पर लालू प्रसाद यादव से बातचीत के बाद आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार में तो अब एनडीए को सरकार बचाने तक की चुनौती दे डाली है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी और श्री तेज प्रताप जी के बीच आज मुलाकात हुई है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। श्री तेज प्रताप जी, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने कई मौक़ों पर कहा है कि जीतन बाबू मांझी जी हमारे अभिभावक हैं। जीतन बाबू मांझी जी भले एनडीए में स्वशरीर हों, लेकिन उनका दिल लालू प्रसाद जी के विचारधारा के साथ ही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारधारा की लड़ाई जीतन बाबू मांझी जी ने साथ मिलकर लड़ी है। आज एनडीए में जीतन बाबू मांझी जी का दम घुट रहा है। कई मौक़ों पर उन्होंने अपना विरोध भी दर्ज कराया है। हम तो एनडीए के लोगों को, बीजेपी को ये चुनौती दे रहे हैं, इस सरकार को बचा सको तो बचा कर दिखाओ। नीरज, बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है अब? देखिए, सुशील कुमार मोदी ने प्रशांत कहा है कि ऐसे मुलाकातों से सरकार पर कोई खतरा नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी के जीतन राम मांझी और क्या है कि इस तरह की मुलाकातों से एनडीए सरकार पे कोई खतरा, बिल्कुल उन्होंने इस बात से इनकार किया। लेकिन इस तरह की मुलाकातें जब होती है और जीतन राम मांझी जैसे नेता जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी बिहार के रह चुके हैं, लालू यादव से बातचीत करते, उनके बेटे से मुलाकात करते हैं, तो राजनीतिक गलियारे में चर्चा होना स्वाभाविक है। क्योंकि एनडीए के पास भी, जो एनडीए है, जेडीयू और बीजेपी की अगर बात करें सिर्फ, तो उनके पास पूरा बहुमत नहीं है। मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी,
के संख्या बल पे ही सरकार टिकी हुई है। और ये संख्या बल अगर दूसरी तरफ यानी आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ आता है तो सरकार मुश्किल में जरूर पड़ सकती है। लेकिन विपक्ष के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, जो आरजेडी के नेता हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लेफ्ट के कुछ नेताओं से हमने समझने की कोशिश की कि जीतन राम मांझी की मुलाकात को कैसे देखा जाए। तो उन्होंने अभी इस मुलाकात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया है कि सत्ता परिवर्तन फिलहाल होने की कोई उम्मीद है। लेकिन इस तरह की मुलाकात राजनीति में अपने आप में खास होती है कि अगर कल के डेट में पाला बदलते हैं, क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव भी है, तो जीतन राम मांझी भी जो कदम उठाएंगे वो फूक फूक कर रखेंगे। भले ही उनके विधायकों की संख्या 4 है, लेकिन दूसरे से जब वो मिलते हैं तो ताकत बढ़ती है किसी अलायंस की, किसी पार्टी की। तो ये बात महत्वपूर्ण होगी कि क्या आने वाले वक्त में, आने वाले महीनों में, आने वाले अगले 2 साल में लोकसभा चुनाव से पहले क्या कोई गठबंधन का चरित्र जो है वो बदलेगा बिहार में, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। जेडीयू ने आरजेडी के दावे को सपना करार देते हुए बिहार में एनडीए सरकार बने रहने की ही बात कही है। जीतन राम मांझी जी एक बहुत सीनियर नेता हैं और एक अनुभवी नेता हैं। जितने जवान लड़के हैं जो नेतागिरी में घुसे हैं, तो स्वाभाविक है अगर वो आशीर्वाद लेने जाएंगे तो जीतन राम मांझी जी तो आशीर्वाद देंगे ही, चाहे कोई हो, तेज प्रताप हो, तेजस्वी हो, मांझी जी क्यों नहीं आशीर्वाद देंगे। वो पिता तुल्य हैं उन सबके लिए। अलग बात है कि अब आरजेडी इसमें भी ख्वाब देख रही है। लालू यादव मंत्र दे रहे हैं आज जन्मदिन के दिन पे। पहले तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, भगवान करे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। लेकिन आज मंत्र दे रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कौन रोकेगा। चंद्रमोहन, इसके बाद आज बिहार में किस तरह की सियासी हलचल? बिल्कुल, देखिए अभी तो खामोशी है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा जरूर है कि तेज प्रताप यादव जिस तरह से जीतन राम मांझी से मिलने जाते हैं और उसके बाद वो अपने पिता से तकरीबन 12 मिनट तक बात कराते हैं और उसके बाद बाहर निकलकर यह कहते हैं कि अगर ये चाहें तो पार्टी में आ सकते हैं, गठबंधन में आ सकते हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से जीतन राम मांझी अपनी ही सरकार को कई बार घेरते रहे हैं, कई मुद्दों पर घेरते रहे हैं, और इस बीच जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनका यह बयान आना कि एनडीए अपनी सरकार बचाकर दिखा ले, तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जरूर है। और इस बात को लेकर चर्चा भी है राजनीतिक गलियारे में कि क्या जीतन राम मांझी कोई अपनी नई गठबंधन तलाश रहे हैं या फिर कहीं जाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ये इस बात से अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि बिहार में अगले कुछ महीनों में 24 एमएलसी के सीटों पर चुनाव होना है, जो लोग जिसमें ज़्यादातर सीटें जो हैं वो निकाय से जीत कर आती हैं। और ऐसे आलम में हो सकता है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना सकते हैं। और साथ ही ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार में जब जब पूछ कम होती है तो इस तरह के दबाव बनाने की कोशिश भी की जाती है। तो ऐसे में अब कुछ दिन इंतजार करना होगा कि इसके आगे किस तरह की बातें और किस तरह की सुगबुगाहट जो हम पार्टी है उसके तरफ से देखा जा रहा है, और तब उसके बाद शायद कुछ भी बिहार के अलायंस को लेकर कहना शायद जायज होगा। लेकिन इस मुलाकात के बाद जरूर बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव और जीतन राम मांझी की मुलाकात पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं। किसी जनप्रतिनिधि की उनसे शिष्टाचार भेंट के राजनीतिक मायने नहीं निकालने चाहिए। मांझी बिहार में दलितों के सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने आरजेडी का कुशासन भी देखा है। उनसे किसी को जबरदस्ती मिलवा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए एक लोकतांत्रिक गठबंधन है, इसलिए दलों की राय अलग अलग हो सकती है। एक दूसरे के विरुद्ध सार्वजनिक बयानबाजी करने के बजाय संगठन के आंतरिक मंच पर अपनी राय रखनी चाहिए। नीरज, लेकिन तेज प्रताप और मांझी की इस मुलाकात की किस तरह से सियासी संकेत? नीरज, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, किस तरह के सियासी संकेत इस मुलाकात के बाद? देखिए, दो पहलू के तौर पे इसे देखना चाहिए मुलाकात को। एक तरफ ये कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और एनडीए में जो उनका दोबारा आगमन हुआ, सरकार बनाने में जो उनकी भूमिका रही वो नीतीश कुमार की
से करीबी रिश्ते की वजह से हुई है। तो ऐसे में एक पहलू ये है कि क्या आने वाले वक्त में नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी या आरजेडी का कोई अलायंस हो सकता है। एक तो ये पहलू देखा जाना चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि क्या जीतन राम मांझी एनडीए सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और उन्हें सरकार में शेयर चाहिए, या जिस तरह से चंद्रमोहन अभी जिक्र कर रहे थे कि विधान परिषद के चुनाव होने हैं तो उसमें क्या अपने लोगों को कुछ अकोमोडेट करना चाहते हैं, तो दबाव बनाने की कोशिश के तौर पे भी देख सकते हैं। और दूसरा एक पहलू जो मैंने बताया कि क्या आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से जीतन राम मांझी ने आरजेडी के नेता से मुलाकात की, लालू प्रसाद यादव के बेटे से मुलाकात की, तो क्या आने वाले दिनों में आरजेडी के अलावा जेडीयू से करीबी, आरजेडी और जेडीयू की करीबी रिश्ते जो हैं वो और नजदीक आ सकते हैं कि नहीं? दोनों एक दूसरे के ये सबसे अहम बात भी होगी, लेकिन क्या नजदीक आ सकते हैं कि नहीं? जी चंद्रमोहन, आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे बिहार में किस तरह की सियासी हलचल है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी हलचल के बीच सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2 दिन तक पायलट दिल्ली में ही रहने वाले हैं। इस दौरान उनका कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। हालांकि अब तक पायलट का किसी भी नेता से मुलाकात का समय तय नहीं हो पाया है। भवानी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जयपुर से जोड़ रहे हैं। नीरज दिल्ली में मौजूद हैं। भवानी, बड़ा सवाल तो यह है कि अब राजस्थान कांग्रेस सचिन पायलट के इस दिल्ली दौरे को किस तरह से देख रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर इस दौरे का मतलब ही यही है कि अब जो राजस्थान के अंदर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था सचिन पायलट की ओर से कि गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो, वही दबाव की कोशिश है। और अजय माकन, हालांकि पूरे मामले को अजय माकन, ये मसला अभी से नहीं चल रहा, अजय माकन खुद उस सुलह कमेटी के मेंबर भी हैं और अजय माकन राजस्थान के प्रभारी है। वो लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत से इस मसले पर बात करते आए, लेकिन पिछले 10 महीने से अजय माकन भी इस पूरे मामले को सुलझा नहीं पाए। सुलझा इसलिए नहीं पाए कि दोनों गुटों के अंदर इस बात को लेकर है कि अशोक गहलोत अपने कोटे के मिनिस्टर बनाना चाहता है, सचिन पायलट को तवज्जो नहीं देना चाहता। सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके हटाए गए मंत्री प्लस उनके साथ में और मंत्री किया जाए। और अभी ये हेमाराम चौधरी है सचिन पायलट गुट के, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया कुछ दिन पहले। उसको भी सचिन पायलट के दबाव के रूप में देखा जा रहा था। हेमाराम चौधरी कल विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मिले। उन्होंने सीपी जोशी से मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन सीपी जोशी ने मना कर दिया। पूरा मसला फंसा हुआ है। एक विधायक इस्तीफा दे चुका है और अभी पार्टी हाईकमान इस पूरे मामले में तय नहीं कर पा रहा है कि रास्ता क्या खोजें। प्रशांत, 1 मिनट का वक्त दें तो हम आपको एक तस्वीर बताते हैं जिसके जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कांग्रेस दफ्तर है। कांग्रेस दफ्तर के सामने जो आपको ये डिजिटल स्क्रीन नज़र आ रही है, अभी बंद है। ये डिजिटल स्क्रीन सचिन पायलट ने तब लगवाई थी जब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी। तब काउंटडाउन लगाया गया था यहाँ पर, यानी कि हर कितने दिन कितने घंटे पिछली बीजेपी सरकार के, वसुंधरा सरकार के बचे थे। ये तो इस काउंटडाउन का मतलब ये था कि सचिन पायलट के समर्थकों में, क्योंकि वो पीसीसी के चीफ भी थे और खुद उनके अंदर ये आ गई कि इतने दिन बाद, इतने घंटों बाद में वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तब अशोक गहलोत को रेस में नहीं माना जा रहा था। अब आज की स्थिति है कि डिजिटल स्क्रीन तो बंद कर दी गई है क्योंकि सचिन पायलट पीसीसी प्रेसिडेंट नहीं है उनके हटने के बाद में जी। अब सचिन पायलट को ये इस डिजिटल स्क्रीन के ये काउंट करना पड़ रहा है कि अब उनकी वापसी कब होगी, कब उनको उनके लोग वापस मंत्री बनेंगे, कब उनको वो जो सम्मान उनको खोया वो वापस मिलेगा। तो कई सारे पॉलिटिकल मीनिंग, कई सारी यहाँ पर चर्चाएं हैं। बिल्कुल, और लगातार ये चर्चा और बयान भी सामने आ रहे हैं। सचिन पायलट के दिल्ली दौरे पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान भी सामने आया है। सियासी हलचल तेज हो गई है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सचिन पायलट दिल्ली में हैं, आप भी दिल्ली में हैं। क्या कुछ होगा कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट को जो कुछ कहा गया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ। देखिए, मैं उत्तराखंड काजी निजामुद्दीन जी की मदर एक्सपायर होगी तो वहाँ शोक प्रकट करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा कोई राजनीतिक आज मुद्दा नहीं है, न मैं किसी से मिल रहा हूँ। रहा सवाल सचिन पायलट जी का, उनका दिल्ली में घर है, बच्चे हैं, परिवार है, वो आते रहते हैं। इसको आप इस तरीके से क्यों ले रहे हैं कि वो कल दिल्ली आ गए? क्यों नहीं आ सकते सचिन पायलट? सचिन पायलट कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं,
कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम सब लोग आराम से सरकार चलाएंगे, अच्छा शासन देंगे और दोबारा रिपीट भी होगी। सचिन पायलट की बार बार यह शिकायत रही है, पिछली बार भी जब उन्होंने सवाल उठाया था 18 विधायकों के साथ अलग होने की कोशिश की थी, उसके बाद जब वापसी की तो उनके विधायकों को, जो मंत्री थे सरकार में, उनको अब तक अकोमोडेट नहीं किया गया। 10 महीने हो गए। तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इतने बड़े नेता, जो दूसरे नंबर के नेता हैं अशोक गहलोत के बाद राज्य के, तो अकोमोडेट किया जाना चाहिए सरकार में? ये पार्टी संगठन का मामला है जी। पार्टी संगठन में सब आराम से इजी हैं, कहीं कोई सचिन पायलट की कोई शिकायत नहीं है। ये तो संगठन की बात, सरकार के संगठन में उनके लोग हैं। सरकार और संगठन में हम सब लोग मिलकर के आला कमान तय करता है, जिसको जो जिम्मेदारी देता है वो जिम्मेदारी लेता है। कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नाराज नहीं है। सब मिलकर के अच्छा शासन देंगे, अच्छा सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ में काम करेंगे, राजस्थान में लोगों की सेवा करेंगे और पुनः चुनाव जीत करके आएंगे। जो बिखराव है वो तो अब भाजपा में है भाई, कौन जाएगा? मुखल राव जी कहाँ से आए, वापस टीएमसी में चले गए। कलयोगी जी कितने दिन से नाराज थे, मना मनवार के बाद में वो आए हैं। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर से और फेसबुक से चित्र हटा दिए मोदी जी के और इनके। वसुंधरा जी के वहाँ राजस्थान में पोस्टर गायब कर दिए। वसुंधरा जी इनसे मिल नहीं रही है, ये इनको वो उनको बुला नहीं रहे हैं। तो आप देखिए ना बीजेपी में कितना बड़ा बिखराव है। डोटासरा का यह बयान नीरज, लेकिन अब सचिन पायलट के दिल्ली दौरे से कांग्रेस में किस तरह की हलचल दिल्ली में? देखिए, ऊपर खाने और अंदर खाने तो बहुत कुछ चल रहा होगा। सचिन पायलट बहुत दिनों से नाराज हैं और वो चाहते हैं कि उनके लोग अकोमोडेट हों सरकार में, लेकिन 10 महीने बीत गया है, अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हालांकि संगठन में उनके बहुत लोगों को जगह दी गई है। जो राज्य में 8 महासचिव होते हैं, राज्य प्रदेश कार्यकारिणी की बात करो, उसमें 3 लोग सचिन पायलट के हैं और बाकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटियां होती हैं उसमें भी बहुत लोगों को जगह दी गई है। लेकिन सरकार में चाहते हैं सचिन पायलट की उनके लोगों को अकोमोडेट किया जाए। 9 पद खाली है, सचिन चाहते हैं कि 6 लोग उनके अपने लोगों को अकोमोडेट करे अशोक गहलोत की सरकार। सियासी हलचल की बात करें, अगर जो दिखता है राजनीति में वो होता नहीं और जो पीछे होता है वो बहुत सबको पता नहीं होता। राजनीति का तो यही खेल है, लेकिन कोई बैठक है इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। सचिन पायलट के लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, ऑफ रिकॉर्ड उनका कहना था कि अभी तक कोई मीटिंग प्लान नहीं है। प्रियंका गांधी से बार बार ये सवाल उठता है कि क्या प्रियंका गांधी से मिल सकते। जो हमें खबरें मिल रही हैं कि प्रियंका गांधी भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद नहीं है। तो सचिन पायलट, ये बात सही है कि वीकेंड में या कई बार वो दिल्ली आते रहते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है। लेकिन जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, नाराजगी जरूर है और वो चाहते हैं कि उनके लोगों को अकोमोडेट किया जाए। माफ कीजिएगा, अजय माकन लगातार संपर्क में है सचिन पायलट के। तो अगले महीने इस बात की संभावना हो सकती है कि क्या सरकार में, राजस्थान सरकार में कोई फेरबदल होता है कि नहीं, कोई प्लान चॉकआउट किया जाता है कि नहीं, ताकि सचिन पायलट के जो लोग हैं उनको अकोमोडेट। यानी अभी तक खुलकर कुछ नहीं कहा गया है कांग्रेस नेताओं की ओर से। बड़ा सवाल लेकिन ऐसे में भवानी ये कि जो सचिन पायलट के समर्थक हैं राजस्थान में, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है? देखिए, सचिन पायलट के समर्थक खफा हैं। जैसा हम बता चुका हूँ कि एक विधायक ऑलरेडी हेमाराम चौधरी इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने की वजह बताया कि अशोक गहलोत ने उनके क्षेत्र की अनदेखी की, लेकिन असली वजह यही थी कि पाने में हम लोग सफल रहे। इसमें यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने, हमारे नर्सेज ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, सफाई कर्मचारियों ने बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका अदा की। कई डॉक्टर्स को मैं जानता हूं जो कई दिन तक अपने घर नहीं गए। उन सब के प्रति दिल्ली की जनता की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस चौथी वेव में, ये बहुत भयंकर थी, ये चौथी वेव बहुत भयानक थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहली वेव आई थी उसकी पीक केसेस, डेली केसेस लगभग 4,500 के करीब थे। जो दूसरी वेव सितंबर में आई थी पिछले साल, उसमें लगभग 6,000 के करीब केस थे। जो तीसरी वेव आई थी उसमें 8,500 डेली पीक थी और ये जो चौथी वेव आई थी इसमें 8,500 से एकदम से 28,000 केसेस डेली आ रहे थे। और केवल नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़े बल्कि उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा सीवियर थी। बहुत
इस बार जो लोग बीमार पड़ रहे थे, बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे थे, और इस बार हमने कई सारे लोगों को खोया। अगर आप चारों तरफ अपने लोगों से बातचीत करें तो ऐसा लगता है कि शायद ही ऐसा घर था जो कोरोना से अछूता रहा। कोई ना कोई बीमार कहीं हर एक के घर में पड़ा, और कई लोगों को, अपने लोगों को लोगों ने खोया। पर हम सब लोगों ने मिलकर इसका मुकाबला किया, और इसमें इंडस्ट्री का जो पार्टिसिपेशन था उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। खास तौर से रोशनी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज इस मौके के ऊपर, क्योंकि मुझे याद है जब कोरोना के बीच में हमें ज़रूरत पड़ी, मैंने रोशनी जी को फ़ोन किया। मैंने उनको कहा जी हमें 6000 सिलेंडर चाहिए। सो उन्होंने कहा कि हाँ हम बिल्कुल मदद करेंगे। सो मैंने उनको कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो उन्होंने कहा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, हम भी दिल्ली वाले हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसी तरह से दिल्ली वालों ने मिलके जिस तरह से एक साथ हाथ से हाथ बढ़ा के, कंधे से कंधा बढ़ा के, और भी बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने इसमें हम लोगों की मदद की, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और दिल्ली की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अब अपने को थर्ड वेव का डर है, और जो यूके से, इंग्लैंड से जो संकेत मिल रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी थर्ड वेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहां पे केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद कि वहां पे 45% वैक्सीनेशन लग चुका है, फिर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बता रहे हैं इंटेंसिटी कम है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपने को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अपने को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, और वही तैयारी पूरी शिद्दत के साथ आपकी सरकार कर रही है। हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। ये जो फोर्थ वेव आई थी दिल्ली की, इस दौरान कुछ ऐसी कमियां हम लोगों की महसूस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन की सबसे बड़ी हमारे को किल्लत हुई। दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, तो दिल्ली अपने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता। दिल्ली के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन चाहिए दिन में, वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है, वो बाहर से आती है, दिल्ली के बाहर से आती है। लेकिन जब कोरोना का हुआ तो दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई। डेली, रोजाना दिल्ली में जब कोरोना नहीं होता है उस वक्त 150 से 200 टन ऑक्सीजन की जरूरत, उससे भी कम ऑक्सीजन की जरूरत अस्पतालों में होती है। मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत 150 टन के करीब होती है, बाकी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत जरूरत होती है। और जब कोरोना हुआ तो एक दिन में 700 टन ऑक्सीजन तक, बिकॉज जो भी मरीज आ रहा था उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, जो भी मरीज आ रहा था उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। एकदम से 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। अब 700 टन ऑक्सीजन एकदम से कहां से आए? ना हमारे पास प्रोडक्शन थी, ना हमारे पास टैंकर थे। केंद्र सरकार ने अगर हमें कह दिया कि चलो हरियाणा से ले आओ, उत्तर प्रदेश से ले आओ, तो लाने के लिए टैंकर नहीं थे हमारे पास। बहुत ज्यादा दिक्कत आई हमें। तो अब अपने को तैयारी करनी है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तीसरी वेव आने के चांसेस काफी रियल हैं। जब तीसरी वेव आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बीच में हमने कुछ नहीं किया। आपकी सरकार इस वक्त युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रही है। अभी परसों ही आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन करके आया, क्योंकि दिक्कत एक ये हुई कि ऑक्सीजन अगर बाहर से आ भी जाए, कहीं से मान लीजिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए, तो उसको स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है अपने पास दिल्ली में। तो परसों 3 स्टोरेज टैंक्स 57 टन ईच के हम लोगों ने इनॉग्रेशन किए। परसों 2 लगभग 13.5 टन के हमने 2 ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनॉग्रेशन किए। और आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में लगभग 22 ऑक्सीजन प्लांट इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 17 टन के करीब है। तो 22 ऑक्सीजन प्लांट, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा काम है। इसमें जितने भी लोगों का सहयोग है, सभी हॉस्पिटल्स का, HCL का, मारुति का,
सभी इंजीनियर्स का, पीडब्ल्यूडी का, मैं सब लोगों को आपको बधाई देता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतने कम समय में, महीने 1.5 महीने के अंदर आपने 22 प्लांट शुरू कर दिए। अब टोटल 27 प्लांट अपने चालू हो गए दिल्ली के अंदर। इसके अलावा 6 प्लांट्स केंद्र सरकार ने चालू कर दिए और 7 और प्लांट केंद्र सरकार के आने वाले हैं। मैं केंद्र सरकार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये कोरोना इतनी बड़ी बीमारी है कि इसको हम अकेले नहीं लड़ सकते, हम सब को मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसमें समय काफी सहयोग मिला, मैं केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जुलाई के महीने में और 17 प्लांट्स जुलाई के महीने तक लग जाएंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन टैंकर्स भी हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं ताकि अगली वेव आए तो टैंकर्स की भी कमी अपने को नहीं होनी चाहिए। तो जो भी कई सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि थर्ड वेव ना आए और उसके पहले हम लोग वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारा अच्छा चल रहा है। केवल जब वैक्सीन की कमी होती है तब दिक्कत आती है, अदरवाइज हमारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो पिछले हफ्ते शुरू किया गया था वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं आप सब लोगों को फिर से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि थर्ड वेव ना आए और अगर आए तो हम इसी तरह से मिलके उसका भी सामना करेंगे। नमस्कार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 700 टन ऑक्सीजन की अचानक जरूरत दिल्ली में आन पड़ी थी, लेकिन अब हम सारी तैयारियां कर रहे हैं और जुलाई में 17 प्लांट और लगेंगे। अब 27 प्लांट और चालू हुए हैं, 22 प्लांट की भी तैयारी पूरी। लेकिन एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। एक क्लब हाउस चैट में जिस तरह की बात कही गई थी, उसमें जो चीजें सामने आई वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।